नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में आपका। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज सीजेएम के पास अतीक अहमद और अशरफ को पेश किया गया, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया है कि प्रयागराज यहां पर कहना है कि दोनों पक्षों की बहस हुई और 167 सीआरपीसी के तहत डिमांड स्वीकृत कर ली गई है। इसमें 26 अप्रैल की तारीख निहित की गई है और 10 द्वारा साक्ष्य जुटाने के लिए आयोग के द्वारा साक्ष्य जुटाने के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की गई है। सीजीएम के यहाँ अभियुक्तगण अतीक अहमद व अशरफ को पेश किया गया और इसमें दोनों पक्षों की बहस हुई और 167 सीआरपीसी के तहत उसका रिमांड स्वीकृत किया गया और इसमें दिनांक 26/4/2023 की तिथि नियत की गई है और अभी पुलिस कस्टडी रिमांड 14 दिन के लिए आईओ द्वारा दिया गया है कि अन्य साक्ष्य व आला कत्ल आदि प्रयुक्त जो है उसको बरामद करने हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा दरखास्त दी गई और उसमें बहस चल रही है। अभी रिमांड नहीं हुई है, अभी 14 दिन। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर यूपी एसटीएफ को बधाई दी। कहा गया है कि यूपी एसटीएफ को बधाई, उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना था। प्रदेश के अपराधियों को अब समझ लेना चाहिए कि नया भारत है और ये योगी सरकार है, सपा की सरकार नहीं, जो कि अपराधियों को संरक्षण देती है। साथ ही उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने भी प्रतिक्रिया दी और इस एनकाउंटर के बाद पुलिस टीम और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया। उनका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करती हूं, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई है, इंसाफ हुआ। पुलिस से मुठभेड़ में वह मारे गए हैं, यह सूचना मुझे मिली है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। कितनी बड़ी कार्रवाई है? ये बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है, बहुत बड़ा संदेश है और अपराध करने वालों को ये है कि अब अपराध करने वालों की राजनीति का युग समाप्त हो गया है। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आवे और जो अपराधी आज भी भागे भागे फिर रहे, अभी भी पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे, न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दे। नहीं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पुलिस के जवान बलि चढ़ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने पुलिस के 2 जवानों को उमेश पाल जी की सुरक्षा में जो लगे थे उनको खो चुके हैं और उनको खोने के बाद अब पुलिस के जवानों को अपनी बलि देना पड़े, यह जरूरत नहीं है। अपराधी पकड़ने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़े वो करें। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे और जो पुलिस कर्मचारी। और आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस बीच प्रियंका ने दौरे की शुरुआत बस्तर से की, जहां उन्होंने आराध्या देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद प्रियंका गांधी झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंची। आपको बता दें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी पूजा अर्चना करती नजर आ रही हैं, उन्होंने आरती की है और दूसरी तरफ शहीदों को नमन करते हुए प्रियंका गांधी को देखा गया है। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं और साथ ही तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं छत्तीसगढ़ के, वो उनके साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस परिवार की तरफ से झीरम घाटी के शहीदों को भावपूर्ण नमन किया गया है। और ईडी की चार्जशीट को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर सवाल उठाए। संजय सिंह का यह कहना है कि जब न्यायालय में दिए गए बयान और ईडी की स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं है, तो फिर किसके दबाव में आकर ईडी के अधिकारियों ने चार्जशीट में मेरा नाम लिखा है। और इस बीच संजय सिंह ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल उठा दिए हैं। कहा गया कि जिस तरीके से ये दबाव बनाया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने और क्या कुछ आरोप लगाए वो आपको सुनवाते हैं। अब मैं
भारत के प्रधानमंत्री से, देश की ईडी से, उन तमाम अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव में, जब बयान में मेरा नाम नहीं, न्यायालय के सामने दिए गए बयान में मेरा नाम नहीं, ईडी के सामने दिए गए स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं, तो ईडी के अधिकारियों की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने चार्जशीट में मेरा नाम लिखकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें चलवाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा प्रायोजित पीसी कराई गई। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं ईडी के अधिकारियों से कि नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने लिए नियम बना लिया है, रिटायरमेंट की उम्र उनकी 75 साल है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में जब तुम लोग फंसोगे तो फिर दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसे झूठे और बेबुनियाद काम मत करो, ऐसे फर्जी बदनाम करने की कोशिश मत करो। और इसलिए क्योंकि इस झूठे चार्जशीट के आधार पर मेरे खिलाफ टीवी चैनल पे खबर चली, मेरे खिलाफ भाजपाइयों ने प्रेस वार्ता करी, मेरे खिलाफ तमाम दुष्प्रचार किया ईडी ने, इसलिए ईडी के तमाम अधिकारियों के खिलाफ, इनके डायरेक्टर एसके मिश्रा के खिलाफ, इनकी अधिकारी जिसने इस पे दस्तखत किया है भानुप्रिया के खिलाफ, इनका आईओ जोगेंद्र सिंह के खिलाफ डिफेमेशन का केस करूंगा, आपराधिक मानहानि का मुकदमा करूंगा, इनको बेनकाब करूंगा। पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी भ्रष्टाचार के एक भी सबूत और प्रमाण मेरे खिलाफ नहीं पाओगे। मैंने पूरा जीवन एक फक्कड़ की तरह ईमानदारी से बिताया है, आगे मरते दम तक उसी रास्ते पर चलूंगा। दिनेश अरोड़ा न्यायालय के सामने बयान नहीं देता, मेरा नाम नहीं लेता। दिनेश अरोड़ा ईडी के सामने नहीं कहता कि मेरे कहने पे कोई लिखकर साफ ट्रांसफर हुई, न न्यायालय के सामने कहता है, बल्कि न्यायालय के सामने तो कह रहा है कि आपके लीडर्स मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लीकर कंजम्पशन नहीं करते, नहीं पीते, और उसके बाद भी आपने मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया। तो डाला क्यों? अब इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताता हूं, ये क्यों डाला, ये क्यों दुश्मनी निभाई जा रही मुझसे, ये अब आप देखिए। 12 दिसंबर को ये मेरा संसद में दिया गया भाषण है। कब? इसमें तारीख लिखी हुई है 12 दिसंबर 2022 को। मैंने ईडी के मिसयूज के खिलाफ लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में 12 दिसंबर 2022 को यह बयान दिया कि ईडी 3000 छापेमारी करती है, मात्र 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है, लोगों को फर्जी फंसा रही है और जेल में डाल रही है, लोगों के घरों पर फर्जी छापेमारी कर रही है और प्रताड़ित कर रही है। यह मामला देश की संसद में मैंने उठाया और भारत की संसद ने मुझे कहा, माननीय सभापति जी ने मुझसे कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं उसको रिकॉर्ड पर लाइए। मुझे प्रिविलेज कमेटी का विशेषाधिकार समिति के द्वारा मुझसे पूछा गया कि जो बातें आप कह रहे हैं उससे संबंधित साक्ष्य लाइए। और आप देखिए, आज तो यह लगता है ईडी भारत की संसद से बड़ी हो गई। यह देश की संसद में बैठने वाले सांसदों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या देश की संसद से बड़ी हो गई है ईडी। और मैं कहना चाहता हूं आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन तमाम लोगों से, क्योंकि भारत की संसद की विशेषाधिकार समिति ने मुझसे कहा है कि जानकारी दीजिए कि ईडी कैसे फर्जी और झूठे मामले बना रहा है। मैं पूरे देश में सुनने वाले लोगों से यह कहना चाहता हूं, अगर आपके खिलाफ ईडी ने फर्जी मामले बनाए हैं, फर्जी मुकदमे बनाए हैं,
कृपा करके मुझे जानकारी दीजिए। मैं वो भारत की संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने ये पूरा विषय, आपकी पूरी जानकारी, आपके पूरे मामले को रखूंगा। देखिए, ये भी बड़ी अजीब बात है, अच्छा आपने याद दिलाया। ईडी को मैंने 11 बार मेल की मुलाकात करने के लिए, 11 बार मुलाकात करने के लिए उनसे समय मांगा। अडानी के घोटाले पर मुझे जानकारी देनी है, समय दे दो। अडानी के घोटाले पर मुझे जानकारी देनी है, समय दे दो। कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई समय नहीं दिया गया। लास्ट में उनकी तरफ से एक मेल आता है, जवाब आता है कि आप बंद लिफाफे में आकर इसको रिसीव कराइए। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने के जद्दोजहद के बाद ईडी का जो उड़न दस्ता है, जो रात दिन सबके यहां छापेमारी करता रहता है, वो उड़न दस्ता, ईडी का वो उड़न दस्ता 2 महीने से मुझे समय नहीं दे रहा था। 11 मेल किया, मुलाकात के लिए समय नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से आज अडानी के महाघोटाले पे 4 एपिसोड जो मैंने आपके सामने रखा था, उसकी शिकायतें रिसीव की गई हैं ईडी में। उसकी शिकायतों को उन्होंने लिया है, उसकी रिसीविंग दी है, और अगर इससे संबंधित वो कोई जांच करेंगे तो उसमें जो भी और तथ्य और जानकारी चाहेंगे वो उपलब्ध कराई जाएगी। और करनाल की ओर रुख करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। आपको बता दें कि इस बीच आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचे और पत्रकारों के जरिए देशवासियों को बधाई दी गई। इस बीच चित्रा सारवरा ने कहा है कि सभी देशवासियों को अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी उम्मीद की पार्टी बन चुकी है। प्रदेशवासियों को और उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों को जिन्हें एक बदलाव की आशा थी, एक बदलाव के लिए जो सड़कों पर उतरे थे, आज उन्होंने जो मुहिम, जो मुकाम उन्होंने जीता है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। और मुझसे पहले सभी ने आज के इस मुद्दे की व्याख्या करी। राघव चड्ढा जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा कि शायद आम आदमी पार्टी आज देश का सबसे तेज इस्टेब्लिश होने वाला, उठने वाला और बढ़ने वाला पॉलिटिकल स्टार्टअप है। स्क्रैच से शुरू होना मतलब बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू होने वाली, आंदोलन से शुरू होने वाली, बिना किसी मौजूदा पार्टी का चुनाव चिन्ह या एमएलए लिए बिना अपने आप और राजनीति करने के लिए नहीं, बदलाव करने की एक अभिलाषा लेकर जो लोग उतरे थे, उन्होंने जो एक मुहिम चलाई थी आज। और आगरा में रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी विभागों में भर्ती के लिए 71,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आगरा शहर के सूर सदन प्रेक्षागृह में सीधा प्रसारण किया गया और साथ ही जनरल वीके सिंह ने 235 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी हैं। बता दें आपको कि सुबह 9 बजे से ही अभ्यर्थियों को यहां पर जुटना शुरू हो गया था उनका, और रोजगार मेले का सीधा प्रसारण देखकर अभ्यर्थी उत्साहित हो उठे। पीएम ने सभी अभ्यर्थियों को प्रेरित किया और आज से उनकी नई यात्रा शुरू की गई है। आपको ये बता दें कि जिस विभाग या पद पर नियुक्ति मिली है, वहां काम करते समय सामान्य मानवीयता का ध्यान रखने को कहा गया है। ऐसा है कि लोगों को पता नहीं था कि रोजगार मिलता भी है, तो एक जरूरी था कि लोगों को दिखाई दे कि रोजगार मिलता है, उनको नियुक्ति पत्र भी मिलता है। और एक ये जो प्रधानमंत्री जी का एक पूरे देश को उनका वायदा था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी, तो दिखना भी चाहिए, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आज जो रोजगार मेला हुआ है, अलग अलग जगह पर आयोजित किया गया, 71,000 से ज्यादा आज नियुक्ति पत्र दिए गए। ये चौथी श्रृंखला थी, इससे पहले 3 बार और हो चुका है। और कोशिश सरकार की यही है कि पारदर्शिता के साथ लोगों को नौकरी मिले, सरकार के अंदर वो आए, अच्छे कार्मिक बने। खबर अब बिजनौर से है, जहां पर गाड़ी में गैस रिफिल कराते समय अचानक आग लग गई है। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया है, लेकिन दुर्भाग्यवश गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये गाड़ी है जहां पर रिफिलिंग के लिए गाड़ी पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान अचानक से गाड़ी में आग लग गई है।
मिर्जापुर में 96 विधानसभा उपचुनाव में आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 20 अप्रैल तक चलेगी और 211 अप्रैल, आपको बता दें कि इस बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 24 अप्रैल को नामांकन वापस करने की तारीख तय की गई है। आपको ये भी बता दें कि 10 मई को जिले में उपचुनाव किया जाएगा। मिर्जापुर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अब शहर कोतवाली के वासलीगंज से मामला सामने आया, जहां पर एक छात्रा से मोबाइल छीनकर ये चोर फरार हो गए हैं। छात्रा के साथ एक दुर्घटना उस वक्त हुई जब छात्रा कमला महेश्वरी विश्वविद्यालय से पढ़कर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान कुछ चोर आए और छात्रा का फोन छीनकर फरार हो गए। सर, हमारा एग्जाम हुआ 4:30 पे, हम निकले हैं, गेट से बाहर आए हैं, कन्या के कॉलेज के आगे जहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ पे हम पहुँचे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से कोई आया, ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ एक लड़का हमारा फोन छीन के लेके चला गया। तो क्या की तुम? हम दौड़े, बहुत लोगों को बुलाए, चिल्लाए, आगे तक दौड़े पर वो भाग गया। क्या चाहती हो सर? और आज लखनऊ में ग्लोबल हेल्थ केयर की तरफ से एक प्रेस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें डॉक्टर ने पत्रकारों से बातचीत की और जानकारी दी है कि निराला नगर स्थित ग्लोब हेल्थ केयर ने 14 से 16 अप्रैल तक के लिए लखनऊ में स्थित ताज होटल में 48वें आइकन सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल, SGPGI जैसे 500 से अधिक मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल होंगे। और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। ये ग्लोब हेल्थ केयर जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर है और इसमें रिसर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट दिन ब दिन चेंज हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक आइकन, एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस बॉडी है जिसके थ्रू हमने 48th आइकन कॉन्फ्रेंस कराई है। इसमें क्या होगा, देश भर के अप्रॉक्सीमेटली 500 ऑन्कोलॉजिस्ट आएंगे जो कि सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूट और हर स्टेट के टॉप इंस्टीट्यूट से होंगे और वो आपस में डिस्कस करेंगे जो भी उनके वहाँ रिसेंट रिसर्च हुए हैं उनके बारे में, आपस में एक दूसरे को बताएंगे और हम भी उनको बताएंगे जो हमने एक लास्ट 1 ईयर में ग्लोब हेल्थ केयर ने एक्सपीरियंस किया है। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल को ये कॉन्फ्रेंस जो है और इस बीच बुलंदशहर में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है। आपको ये बता दें कि इसी बीच आला अधिकारियों ने गांव किर्रा में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें एसपी देहात बीबी चौरसिया, खुर्जा SDM राकेश कुमार और क्षेत्राधिकारी दिलीप सिंह और थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने गांव किर्रा में मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की लोगों से अपील की गई है। 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में तमाम जुलूस निकलते हैं और कार्यक्रम इस तरह से होते हैं देश में, प्रदेश में, गांव में। तो इस गांव में पिछले वर्ष में कुछ इस तरह से दो पक्षों के बीच में तनाव था, जिसको देखते हुए एक सौहार्द बनाए रखने के लिए इनकी मीटिंग की गई। इनको हिदायत की गई, आगाह किया गया कि कायदे से जो भी सिस्टम है तरीके से झांकी जुलूस निकालिए। और दूसरा पक्ष जिनके बारे में शिकायत थी कि लोग व्यवधान पैदा करते हैं, इनको भी सख्त हिदायत दी गई कि ठीक तरीके से रहिए और किसी तरह से। और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने आज फिर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर तीखे हमले किए हैं। उनका कहना है कि राव सिर्फ चंद ऑफिसर इकट्ठा कर खानापूर्ति और ड्रामा करने तक सीमित रह गए हैं। क्षेत्र की समस्याओं और आमजन के मुद्दों से उन्हें कोई सरोकार नहीं रह गया है, लेकिन अब जनता को बहकाने से काम नहीं चलने वाला है। कैप्टन अजय यादव ने यह भी कहा कि वो आज रेवाड़ी जिला के अंतर्गत आने वाले दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबे समय से दुर्दशा का शिकार रहे राजीव गांधी हर्बल पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की गई, जिसमें कैप्टन अजय यादव ने पार्क की दुर्दशा देखकर हैरानी जताई है। उनका कहना है कि कांग्रेस राज में स्थापित ये पार्क आज नर्क बनकर रह गया है। हर्बल पार्क में स्थित रेस्ट हाउस में करोड़ों रुपए कीमत का फर्नीचर जर्जर हालत में पड़ा हुआ है और इसकी देखरेख के अभाव के चलते जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद होती नजर आ रही है। रेवाड़ी जिले की इस जाट धर्मशाला के अंदर 23 अप्रैल का कार्यक्रम है भगत धन्ना जी की जयंती का, और उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए यहाँ
जाट समाज के सब मुखिया यहाँ पर इनके रेवाड़ी जिले के जो प्रधान हैं बलबीर जी की अध्यक्षता में और अलग अलग गांव के सरपंच मोजिज लोग और अन्य समाज के बहुत जिम्मेवार नागरिक यहाँ पर इकट्ठे हुए। इनसे मैंने अनुरोध किया है कि 23 अप्रैल को धनौरी गांव जो कैथल जिले में पड़ता है वहाँ धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम है और किस प्रकार से धन्ना जाट से लेकर के धन्ना सेठ और धन्ना भगत जी की उनकी यात्रा थी, एक किस प्रकार से एक साधारण से परिवार से लेकर के और आध्यात्मिक रूप में बड़ा नाम धन्ना। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर से खबर है, जहां जिले में वादी देवेंद्र के द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मोहित अत्याती कंपनी में आरएफ के पद पर जनपद सीतापुर जिले में नियुक्त था, जिसका काम कंपनी से लोन के पैसे की वसूली करना है। और अब गिरफ्तार अभियुक्त सचिन और दिलीप ने बताया कि ये लोग वसूले गए करीब 7,75,000 रुपए धोखाधड़ी से गबन करने के लिए पुलिस से बचने की साजिश कर रहे थे। दो साथियों के साथ मिल करके खुद के एक्सीडेंट का प्लान किया और एक्सीडेंट के समय जो लोकल्स जो इनको हेल्प करने के लिए आए उन पर इन्होंने अननोन के रूप में ये लगाया कि जो इनके पैसे का बैग था 7.5 लाख रुपए, उस पैसे का उन लोकल्स ने गबन कर लिया जो एक्सीडेंट के तौर पे हेल्प करने के लिए आए थे। पुलिस को ये सूचना कल दी गई थी, 12 तारीख में तहरीर आई। इस तहरीर के आधार पर तत्काल अपराध पंजीकृत किया गया और घटना के अन्वेषण के लिए सीओ सिटी और एसएचओ खैराबाद की टीम ने इस पूरे घटनाक्रम में जो विक्टिम ने जो बताया उसका टाइमलाइन क्रिएट करके सीसीटीवी और हेल्प से और मौके पर लोगों के जो एक्सीडेंट। और रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी की गई और बावल के दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित मेसर्स जगदीश वाइन्स के गोदाम पर रेड की गई और 272 शराब की जो पेटियां हैं बरामद कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि इन पेटियों को बिना बिल के पंजाब से अवैध तरीके से कैंटर में भरकर यहां लाया गया है। पकड़ी गई शराब की बोतलों पर फॉर सेल इन पंजाब, चंडीगढ़ और यूपी के लेबल लगे हुए थे, जिसे हरियाणा में सेल नहीं किया जा सकता। बहरहाल संबंधित विभाग ने इस अवैध शराब के गोदाम को सील किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। हमारी क्राइम टीम्स को सूचना मिली थी कि एक ठेका है उसके बैकग्राउंड में एक कुछ अवैध मात्रा में जो शराब है वो उतरी है वहाँ पर और एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक रेडिंग पार्टी का गठन किया गया और विद द हेल्प ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट आल्सो उस पर रेड की गई और रेड के बाद जो हमारी टीम है जो बावल एसएचओ बावल की अध्यक्षता में इस टीम ने रेड की और 272 जो पेटी अवैध शराब वहाँ से बरामद की गई है। प्राइमा फेसाई जो अवैध शराब थी ये टू बी सोल्ड इन पंजाब, चंडीगढ़ एंड यूटी, इस पे मार्किंग थी जो कि केवल। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।